पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून के परेड ग्राउंड में उत्तराखंड के वज़ीर-ए-आला के तौर पर हलफ लिया। उन्होंने गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इस दौरान बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों के वज़ीर-ए-आला बशमूल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी स्टेज पर मौजूद थे। हलफ लेने के फौरन बाद पुष्कर सिंह धामी पीएम मोदी से आशीर्वाद लेने पहुंचे। धामी रियासत के 12वें वज़ीर-ए-आला बन चुके हैं। दिल्ली में महंगाई के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने एहतजाज किया है। यूथ कांग्रेस के कारकुनान ने हाथों में सिलेंडर लिए बढ़ती महंगाई के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि जल्द ही पेट्रोल डीजल की कीमत 150 रुपए के पार हो जाएगी। 80 पैसे रोज बढ़ाने का काम ये सरकार कर रही है। 80 पैसे अब की बार 150 पार। जो इनका जो स्मृति ईरानी हो 2014 में, प्रकाश जावड़ेकर हो, रविशंकर प्रसाद हो, निकम में सरकार कहते थे। इनका तो बहुत संस्कार सरकार है। फिर क्या कर रहे हैं? जो 14 में डयान बन के है सरकार कह रहे थे, उस डयान को डार्लिंग बन के घर पे बिठा दिया है सरकार ने। हाँ, जो देश का जनता का इन लोग ने निचोड़ रहे हैं। कितना वो लोग सही सकते हैं, टेस्ट कर रहा है। जनता इन लोगों को माफ नहीं करेगा, उखाड़ के फेंकने का काम करेगा। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर ओपोजिशन का हंगामा जारी है। महंगाई को लेकर ओपोजिशन लगातार हुकूमत पर हमलावर है। ओपोजिशन का कहना है कि इंतखाबात को देखते हुए हुकूमत ने कीमतों में इजाफा नहीं किया था, लेकिन इंतखाबात खत्म होते ही फिर महंगाई का सिलसिला शुरू हो गया है। दिल्ली में ओपोजिशन ने गांधी स्टैचू के नीचे बैनर और पोस्टर लेकर एहतजाज किया। हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कल सदन में भी उठाए थे और सदन को भी स्थगित करने का वक्त आया कि हम ये चाहते हैं जो ये मोदी सरकार 5 राज्यों के चुनाव होने के बाद ये डीजल, पेट्रोल, गैस और केरोसिन से लेकर बढ़ोतरी करेगी। ये राहुल गांधी जी ने भी पहले ही ट्वीट किया था, तब वो लोग मजाक उड़ाए थे। लेकिन ये आज सच हो रहा है कि वो खुद पेट्रोल के दाम भी बढ़ाए, डीजल की दाम बढ़ाए, गैस की दाम बढ़ाए, यहाँ तक कि गरीबों के लिए जो केरोसिन होना उसके भी दाम बढ़ाए। 10,000 करोड़ रुपए लूटने की साजिश ये सरकार की है, कर रही है। उसीलिए उसके प्रोटेस्ट में यानी लोगों के इस ग्रीवेंस को देश के सामने लाना, सदन के सामने रखना, सदन के बाहर रखना, ये कोशिश हमारी है। इसीलिए आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। See, you know that the government has been hiking up the prices of petroleum products, including cooking gas, in such an exorbitant manner that it has become an uphill task of the common people to consume the petroleum products. However, it is the absolute necessity of the common people. आज डीजल और पेट्रोल की कीमतों में फिर इजाफा दर्ज किया गया। डीजल और पेट्रोल में 80-80 पैसे का इजाफा हुआ है। राहुल गांधी ने भी बढ़ती कीमतों को लेकर ट्वीट किया है। राहुल ने लिखा है कि एक बार फिर हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर से लॉकडाउन हटा लिया है, यानी अवाम पर महंगाई की मार। दूसरे दिन भी डीजल और पेट्रोल के दामों में वृद्धि हुई है। कल आपको बताया था कि 79 पैसे पेट्रोल में वृद्धि हुई थी और 80 पैसे की डीजल में वृद्धि देखी गई थी, और आज 80 पैसे ही पेट्रोल में और 80 पैसे ही डीजल में बढ़े हैं। सबसे पहले हम आपको रेट दिखा देते हैं। इस समय ये पेट्रोल का रेट है 96 रुपये 86 पैसे और डीजल का 88 रुपये 39 पैसे। तो दूसरे दिन भी रेट बढ़ने का जो सिलसिला है वह शुरू हो गया है और विपक्ष भी इस पर हमलावर हो गया। विपक्ष ने कहा है कि जो लॉकडाउन है डीजल और पेट्रोल का वह हट गया है, जनता पर महंगाई की मार एक बार फिर से सरकार ने डाल दी है। तो यहाँ जो पेट्रोल पंप पे लोग पेट्रोल भरवाने के लिए पहुंचे, इन्हीं से जान लेते हैं कि किस तरीके से एक बार फिर से डीजल और पेट्रोल के दामों में वृद्धि हो रही है तो जेब पर कितना असर पड़ेगा। दूसरा दिन आज पेट्रोल और डीजल का 80-80 पैसे फिर बढ़ गए हैं, कल भी बढ़े थे, लगातार वृद्धि हो रही है। क्या कहना चाहेंगे? भैया देखिए, आम जनता होने के नाते हमें तो प्रॉब्लम होती है
क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल बढ़ रहा है, गवर्नमेंट के पेट्रोल, लेकिन हमारी सैलरी तो नहीं बढ़ रही ना, हमारी इनकम के लिए कोई ऐसा सोर्स नहीं है, तो फर्क हमारी जेब पे पड़ेगा। आप बताइए कितना असर पड़ेगा। आज दूसरा दिन है, फिर से एक बार 4.5 महीने बाद ये सिलसिला टूटा है, ब्रेक हटा है, चुनाव भी समाप्त हुए हैं, पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि होनी शुरू हो गई है। देखिए, इफेक्ट तो इससे पड़ता ही है। डीजल पेट्रोल के यदि रेट बढ़ते हैं तो उससे डीजल पेट्रोल पे इफेक्ट नहीं पड़ता, उससे सारी चीज़ों पे इफेक्ट पड़ता है। ये जो है हमारा सारी चीज़ों पे, ट्रांसपोर्ट पे, भी ट्रांसपोर्ट वाले घरेलू चीज़ों पे भी, सभी पे इसका जो है इफेक्ट जाता है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार को सोचना चाहिए कि थोड़ा सा इस पर कंट्रोल कर। दिल्ली एनसीआर का एक गाजियाबाद है और अपनी राय भी रखी। लोगों ने बताया कि हाँ, हमारी जेब पर इसका असर जरूर पड़ रहा है। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 गाजियाबाद। सिकंदराबाद के भूईगुड़ा में हुई आतिशबाजी में महलूकीन के विरसा के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है। तेलंगाना सरकार की तरफ से फीकस 5 लाख और पीएम फंड से 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। कबाड़ गोदाम में भयानक आतिशबाजी के वाकये में 11 अफराद की मौत हो गई है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। आग कैसे लगी, इस बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। There's an unfortunate fire accident in Boiguda area of Hyderabad. This is actually an industrial area, but over a period of time it has become populated. Ground floor is consisting of a lot of newspapers, old newspapers, bottles and such material, scrap material. Migrant labor, 12 of them have been staying here, but actually no one is supposed to stay, but the owner has provided them accommodation and a room upstairs. And unfortunately, there was a fire accident, and before they could even realize, I think the spark took off. I think only one person could realize and could get out of the thing, but the others also, the bodies were found in the sleeping position, most of them. तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने सिकंदराबाद के भूईगुड़ा आतिशबाजी में हुई हलाकतों पर अफसोस का इजहार किया है। महमूद अली ने अजाए हादसे का दौरा किया और डीजी फायर सर्विसेज को मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की हिदायत दी। मुंबई के महालक्ष्मी इलाके में वाक़ विठल निवास में आतिशबाजी का सान्हा पेश आया। बिल्डिंग महालक्ष्मी इलाके में मौजूद है। फायर ब्रिगेड अमले के मुताबिक ये आग लेवल 2 की बताई जा रही है। बीएमसी मेयर किशोरी पेंडेकर ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। मगरी बंगाल के बीरभूम तशद्दुद मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया है। मामले पर आज समाअत हुई। कलकत्ता हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस डिवीजन बेंच ने कल दोपहर 2 बजे तक रियासत से रामपुर हाट तशद्दुद पर स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज की मौजूदगी में सीसीटीवी कैमरे लगाने और जाए वक़ूअ की 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी की हिदायत दी है। हाईकोर्ट ने यह भी हिदायत दी है कि CFSL दिल्ली की टीम जांच के लिए मौके से फौरी तौर पर सबूत इकट्ठा करे। डीजी और आईजीपी जिले जज की मशावरत से फौरी इक़दामात के साथ आईनी शाहिदीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। वाज़ेह कल कलकत्ता हाईकोर्ट में एक अर्ज़दाश्त दाखिल की गई थी जिसमें मामले की CBI या NIA से जांच कराने की अपील की गई थी। मगरी बंगाल के बीरभूम में तृणमूल कांग्रेस लीडर भादू शेख के कत्ल के बाद आतिशबाजी में लगभग 8 लोग जिंदा जल गए थे। अब इस वाकये के बाद बगूटी गांव में खौफ व हिरास का माहौल है। मुतासरीन के अहल खाना अपना घर बार छोड़कर नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। इस बीच बच्चों के हकूक के लिए काम करने वाले कौमी हकूक के अतफाल कमीशन ने मगरबी बंगाल पुलिस से इस वाकये की 3 दिन के अंदर कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की है। अजमेर दरगाह में लगे सीसीटीवी कैमरे ज्यादातर खराब हैं, जिसकी वजह से इंतजामिया को काफी मुश्किलात पेश आ रही है। कुछ दिन कबल ख्वाजा साहब की दरगाह में जायरीन के जरिए कुछ वाकयात रोनमा हुए। सीसीटीवी खराब होने की वजह से पुलिस के हाथ सुराग नहीं लग सका। दरगाह थाना SHO दलबीर सिंह ने कई बार इंतजामिया को मुतनब्बे पर किया। दरगाह कमेटी की जानिब से कोई इक़दामात फिर भी नहीं किया गया। दरगाह सुरक्षा में कैमरों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और ये बात आज से
कई वर्षों पूर्व जब दरगाह में बम विस्फोट हुए, उसके बाद प्रशासन द्वारा और पुलिस प्रशासन द्वारा स्पेशली दरगाह कमेटी को बात करके समन्वय के साथ कैमरे लगाए थे। वो कैमरे लगातार चल रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से करीब 6-7-8 महीनों से लगातार कैमरे खराब हो रहे हैं या कैमरों की लोकेशंस गड़बड़ हो रही है। उसको लेकर के हमारे द्वारा लगातार श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को भी अवगत कराया गया। दरगाह कमेटी को जब पत्र जारी करें तो श्रीमान को भी बराबर बताया गया, श्रीमान द्वारा बताया गया कि दरगाह कमेटी चूँकि पूर्व से ही इस चीज़ की जिम्मेदारी लेती आई है और दरगाह में जो प्रबंधन है पूरा वो दरगाह कमेटी का है एज पर एक्ट दरगाह ख्वाजा साहब 1955। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस बच्चे को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा था वो कॉन्ट्रैक्ट में काम नहीं कर पा रहा जिस हिसाब से काम करना चाहिए। वो कैमरे जैसे ही खराब होते हैं उनको रिपेयर करने की बजाय कैमरे चेंज कर देते हैं। जो कैमरे हमारे 29 जो कैमरे हैं हाई कमांड सेंटर के, जिनको दरगाह कमेटी पूर्व से रिपेयर कराती आई थी, अचानक से हाथ खींच लिया कि हम रिपेयर नहीं कराएंगे बिना किसी कारण के। और जो इनके कैमरे हैं वो करीब 12 कैमरे अभी भी खराब चल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव को दिल्ली के एम्स अस्पताल लाया गया था। लालू प्रसाद यादव को आज सुबह 6 बजे एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया। जब उनका खून चेक किया गया तो एम्स के डॉक्टरों ने लालू प्रसाद यादव को रांची के रिम्स में ही अपना इलाज कराने का मशवरा दिया। लालू प्रसाद यादव आज दिल्ली से रांची के लिए रवाना हो रहे थे, लेकिन एयरपोर्ट पर उनकी तबीयत बिगड़ने से वो वापस हो गए। सख्त मेहनत और पुख्ता अज़्म हो तो कुछ भी मुमकिन है। न्यूज़ 18 की पहल और बायजूस यंग जीनियसेस सीजन 2 में हम ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने अज़्म के साथ वो काम करने का हौसला दिखाया जो उनकी उम्र में तकरीबन नामुमकिन लगता है। यही हमने बायजूस के यंग जीनियसेस सीजन 2 के इस हफ्ते के एपिसोड में भी देखा। आइए इस एपिसोड की कुछ झलकियां देखते हैं। हमारी पहली यंग जीनियस बड़ी तूफानी है। बेखौफ समुद्र की लहरों पर खेलना इनकी निशानी है। नेशनल चैंपियन इन विंड सर्फिंग एंड एन एस नेशनल स्किफ सेलर, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार अवार्ड की विजेता, गोवा की शान, ये है 15 साल की पर्ल कोलवलकर। देखिए तो रवि, ये पर्ल है, पर्ल कोलवलकर। और पर्ल आप तो इनको जानती हैं, रवि दाहिया ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट। एक्साइटेड टू मीट हिम? वेरी। आप तो अखाड़ा में कुश्ती लड़ते हैं, ये समुद्र में कुश्ती लड़ती है लहरों से। इनका ख्वाब है कि पेरिस में भारत के लिए वो सीलिंग करें। हम भी उम्मीद करेंगे कि अगली बार मैं भी देश के लिए गोल्ड जीतूं और आप मेरे साथ हो और दोनों उसमें पेरिस भी लेने मिले और देश का नाम रोशन करेंगे दोनों। लेकिन आप इनको बताइए कि इसमें इनको क्या करना पड़ेगा ताकि वो जाकर उस पोडियम पे पहुंच जाए। बिल्कुल जी, सबसे पहले तो यही कहूंगा कि एक डिसिप्लिन है वो सबसे जरूरी है और एक रिस्पेक्ट है ना, सबकी बड़ा या छोटा सबकी एक रिस्पेक्ट आपके मन में जरूर होनी चाहिए। और एक आपका गोल है ना, उसके प्रति आप इतने सच्चे होने चाहिए कि आप अचीव भी ना करो ना तो आप कल ये नहीं हो कि मैंने अपनी तरफ से कोशिश नहीं की। हमारे नेक्स्ट जीनियस एक डेटा साइंटिस्ट हैं। डेटा साइंटिस्ट टाइटल से ही बड़ा और मुश्किल काम सुनाई देता है और इस बड़ी और मुश्किल जिम्मेदारी को सिर्फ 14 साल की उम्र में संभालते हैं हमारे अगले यंग जीनियस। Hey Siddharth. Oh hello. Come sit. Welcome to Byju's Young Genius. तो आप एक बात बताइए, ये डेटा की दुनिया में आप घुसे कैसे? So yes, my mom and dad are also software engineers. At the age of 7, I basically first started with the whole concept of coding and everything. 7 साल की उम्र में? At a young age, I play a lot of computer games and mobile games as well. Hi Siddharth. Hi guys. Oh my God, I am mind blown by what I just saw. Oh yes. I mean, do you have any free time to become my coach anytime soon? Genius, young genius. एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन सयाहों के इस्तकबाल के लिए तैयार है। ट्यूलिप गार्डन को आज आवाम के लिए खोल दिया गया है। ट्यूलिप गार्डन में इस मर्तबा क्या कुछ खास है, इसका जायजा लिया हमारे श्रीनगर नुमाइंदे परवेज भट्ट ने। आइए देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट टूलिप गार्डन आज खोल दिया गया है यहाँ पे विजिटर्स के लिए। अगर हम बात करें यहाँ पे इस बारी 15 लाख के करीब जो है टूलिप बल्ब्स यहाँ पे लगाए गए हैं, जिसमें 68 किस्मों के टूलिप जो वैरायटीज हैं उनको यूरोपियन कंट्रीज से यहाँ पे लाया गया है। पहले दिन ही यहाँ पे हमने देखा कि काफी रश यहाँ पे देखने को मिला। यहाँ पे आप नज़ारों में देख सकते हैं कि जो सयाह हैं वो किस तरह से यहाँ पे लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इन रंग बिरंगी जो गुले लाला यहाँ पे खिले हुए हैं, इनके दरमियान फोटोग्राफी हो रही है, सेल्फीज
वगैरह लिए जा रहे हैं। यहाँ पे चंद टूरिस्ट हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। आप बताइए कहाँ से हैं आप और कैसा एक्सपीरियंस रहा टूलिप का आपका? मैं बैंगलोर से हूँ एंड हम लोग कश्मीर आए थे यहाँ घूमने के लिए विद फैमिलीज एंड वी आर हैविंग एन अमेजिंग थिंग। वी वर वेटिंग कि ट्यूलिप गार्डन खुले क्योंकि हमने सुना था कि इट इज अ मस्ट वॉच एंड थैंक गॉड दैट इट ओपन। वी वर लीविंग टुडे इटसेल्फ फॉर बैंगलोर, सो वी आर सो ग्लैड दैट इट ओपन टुडे। सो वी कम हियर एंड वी आर सीइंग ब्यूटिफुली डेकोरेटेड प्लेस विद द रियल फ्लावर्स ब्लूमिंग डिफरेंट कलर्स में, इतना सुंदर है। इट इज अ मस्ट विजिट स्पॉट फॉर एवरी टूरिस्ट एंड एवरी पर्सन लिविंग इन कश्मीर। वी आर रियली अमेज्ड बाय द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। खासतौर आपसे जानना चाहेंगे, इस टाइम स्प्रिंग का मौसम यहाँ पे चल रहा है तो वेदर भी काफी प्लेजेंट है और साथ में इन फूलों को यहाँ पे खिलना, चाहे हम आलमंड ब्लूम की बात करें या फिर टूलिप ब्लूम की आज बात करें, तो कैसा महसूस यहाँ पे कर रहे हैं इर्द गिर्द में आप? आई एम फीलिंग वेरी वेरी गुड। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि एक्चुअली में यहाँ द वेदर इज वेरी वेरी गुड। तो ना ही ज्यादा ठंड है तो ना ही ज्यादा गर्मी है, तो बहुत सुहाना मौसम है। और उसमें अगर आप एक गार्डन, ट्यूलिप गार्डन जैसे मैं आकर करता तो सिलसिला का वो सीन जैसा है ना, याद आ रहा है। सो इट्स रियली वेरी नाइस। द लोकल ऑल अराउंड, द सीनिक ब्यूटी ऑल अराउंड इज ओनली एडिंग टू द ब्यूटी ऑफ द ट्यूलिप गार्डन। सो वी आर हैविंग अ नाइस एक्सपीरियंस हियर। तो बिल्कुल न सिर्फ जो बॉलीवुड की मशहूर फिल्म है सिलसिला, न सिर्फ उसके सीन ऐसे मनाजिर देख के याद आते हैं, बल्कि काफी सारी ऐसी पिक्चर्स हैं जिसमें ट्यूलिप्स को दिखाया गया है। लेकिन हकीकत में इन ट्यूलिप्स को देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। यहाँ पे अगर हम बात करें सयाहों की, तो जोक दर जोक इस टाइम सयाह यहाँ पे आ रहे हैं। घर से जुड़े लोग हैं, उनमें भी एक उम्मीद जागी है कि जो पिछले 3 साल यहाँ पे कोविड की वजह से जो कारोबार पे उनकी असर पड़ा है वो उसमें थोड़ा बहुत कमी आ सके और वो अपनी रोजी रोटी जो है वो फिर से एक बार कमा सकते हैं। जहांगीर अजीज के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। लखनऊ में वजीरगंज वाक़ कश्मीरी कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के ज़िम्न में मौलाना कल्बी जवाद ने संग बुनियाद रखा। सुल्तानुल मदारिस के नज़दीक कश्मीरी कब्रिस्तान के नाम से कदीम कब्रिस्तान मशहूर है। कुछ गैर समाजी अनासिर कब्जा करना चाहते थे। मौलाना कल्बी जवाद ने संग बुनियाद रखा और अब बाउंड्री वॉल बनाकर उसे अहाता किया जाएगा। इस मौके पर मकामी लोगों और वक्फ बचाओ तहरीक के अराकीन के साथ वजीरगंज थाने की पुलिस भी मौजूद रही। इस मौके पर मौलाना कल्बी जवाद ने कहा कि औकाफ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संजीदा अमली इक़दामात ज़रूरी हैं। लोगों को खुद संजीदा होना पड़ेगा। जो उसके पुष्प पर है, उस पर बहुत ही पुराना कब्रिस्तान है जो कश्मीरियों के नाम से मंसूब है, कश्मीरी कब्रिस्तान। उसकी दीवारें पुरानी होकर गिर गई थी और वहाँ जो इमाम बाड़ा था वो भी बहुत होकर गिर गया। तो उसके लिए हम लोगों ने तहरीक चलाई कि जो दोबारा उसकी तो दीवारें वो भी तामीर की जाए, इमाम बाड़ा भी तामीर किया जाए। अल्लाह का शुक्र है आज उसकी संगी बुनियाद जो हम लोगों ने लाके जाकर रख दी है और इंशाल्लाह वो दीवार उसकी जल्द से जल्द तामीर होगी। काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान है तो काफ़ी रकम खर्च होगी। तो हमारी मोमिनी से गुजारिश है और वहाँ के जो अहले महल्ला उससे गुजारिश है क्योंकि उनका भी सपोर्ट हमें रहा है। वहाँ महल्ले वाले हैं, पूरा सपोर्ट उन्होंने दिया कि वो उस पर पूरा भरपूर जो है सपोर्ट करें, वो ताउन दें। देखिए ये कब्रिस्तान जो तो मेरा अंदाज़ा 150 साल के आसपास पुराना है। ये छाछी कुआं एक मोहल्ला का इलाका है जो सुल्तानुल मदारिस के पीछे है। इसमें ये इसकी बाउंड्री गिर चुकी थी, बहुत बोसीदा थी, बहुत पहले गिर गई होगी। तो इसमें जंगली जानवर, ये आवारा पशु, ये गाय भैंस, इस तरीके से कुत्ते वगैरह सब लोड़ा करते थे और इसमें जो मासूम बच्चे उसमें खेलते थे उनको भी मतलब दहशत रहती थी उनकी वजह से। इसी की वजह से बहुत दिनों से ये मामला चल रहा था कि इसकी बाउंड्री कराई जाए। तो आज स्थानीय लोगों ने एक राय होकर के वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए और आफ्ताब शरीयत हज़रत मौलाना कल्बी जवाद साहब नकवी वहाँ गए और उनके दस्ते मुबारक से उसकी संग बुनियाद रखी गई है, उसका शिलान्यास हुआ है। और उन्होंने भरे आवाम में एक अपील की, लोगों से अनुरोध किया है कि जो कौम के सरमायादार हैं और जो पैसे वाले हैं वो इसमें बढ़ चढ़ हिस्सा लें और काफ़ी बड़ी मतलब तादाद में समाज की खिदमत के लिए इस कब्रिस्तान की बाउंड्री करें। मध्य प्रदेश के जिला रायसीन के थाना सिलवानी के चांदपुर खमरिया में 18 मार्च को बच्चों के मामूली झगड़े में हुए फिरकावाराना तशद्दुद को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। साबिक सीएम दिग्विजय सिंह ने इस मामले में हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए जहां एक तरफा कार्रवाई का इल्जाम लगाया है, दिग्विजय सिंह ने तशद्दुद के पीछे सियासी मकासद होने का भी इल्जाम लगाया है। वहीं बीजेपी एमएलए रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर जवाबी हमला करते हुए दिग्विजय सिंह पर मुसलमान गुनहगारों के साथ खड़े होने का इल्जाम लगाया है। तशद्दुद में जहां 2 लोगों की मौत हुई थी वहीं 50 से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए थे, मगर इस मामले में बगैर किसी अदालती अहकाम के इंतजामिया के जरिए एक तबके के लोगों के घर मुनहदम करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वज़ीर शिवराज सिंह ने भी इस मामले में शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने का अहकाम जारी किए हैं।
एरिया में दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जिसमें गोलियां चली और कई लोग घायल हुए, लेकिन उनमें से राजू आदिवासी नहीं रहे। उनके परिवार से मिलने भी मैं आया था। उनकी पत्नी और 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। बूढ़े माता पिता से मैंने भेंट की। बाकी जो लोग घायल हैं भोपाल में भर्ती हैं, उनके परिजन भी यहाँ इकट्ठे हैं, उनसे भी मैंने भेंट की है। और सबसे पहले राजू जिसका परिवार बेसहारा हो गया, उसके परिवार को राहत की राशि, उनकी धर्मपत्नी जी को भी, उनके पिताजी को भी, धर्मपत्नी को 5 लाख रुपए, पिताजी को 50,000 रुपए, लेकिन उसके साथ साथ 2 मकान पक्के उनके बनाए जाएंगे। 20,000 रुपए राष्ट्रीय परिवार सहायता राशि के भी दिए हैं और रोजगार के लिए भी सहायता प्रदान की है। जो छोटे छोटे 3 मासूम बच्चे हैं उनको पेंशन दी जाएगी 2,000 रुपया महीना जब तक वो बड़े होते हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब में कामयाबी के बाद अब तेलंगाना में सियासी जमीन तलाश कर रही है। आम आदमी पार्टी सरबराह अरविंद केजरीवाल 14 अप्रैल को हैदराबाद का दौरा करेंगे। पार्टी के इलेक्शन इंचार्ज सोमनाथ भारती 26 मार्च को हैदराबाद में रैली मुनक्किद करेंगे। तेलंगाना में आप लीडर रामू गौड ने इल्जाम लगाया है कि तेलंगाना में टीआरएस हुकूमत करप्शन में मुलव्विस है। ऑपोजिशन पार्टियां भी नाकाम हो चुकी हैं। नेक्स्ट मंथ अप्रैल 14 में अरविंद केजरीवाल हैदराबाद आने वाले हैं, एक पब्लिक मीटिंग अटेंड करने वाले हैं। इसमें है तो हमारे को आम आदमी पार्टी का एक चीज़ ये, किधर करप्शन ज़्यादा हो गया तो उधर आम आदमी पार्टी फाइट करने के लिए ज़्यादा मौका मिलता। तेलंगाना में एजुकेशन, हेल्थ, गवर्नमेंट पूरा फेल्यूर हो गया। तेलंगाना में भी बहुत करप्शन हो गया। ये करप्शन का ऊपर आम आदमी पार्टी फाइट कर रहे हैं। तो इधर बीजेपी, टीआरएस और कांग्रेस सब फेल हो गया। अभी एक ही ताकत है और तेलंगाना में बहुत आदमी वेलकम कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को। इलेक्शन इंचार्ज सोमनाथ भारती 26 को आ रहे, एक रैली प्लान कर रहे, पंजाब विनिंग का सेलिब्रेशंस प्लान कर रहे। 26 मार्च 26 तो बहुत तेलंगाना का बहुत लोगों पार्टी में ज्वाइन होने के लिए अंडर लीडरशिप ऑफ सोमनाथ भारती अंडर ज्वाइन होने के लिए सब लोगों भी तैयार है। उस दिन ज़्यादा ज्वाइनिंग्स भी रहता। सो हमारा जर्नी तेलंगाना में चालू हो गया। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार दूसरे दिन इजाफा हुआ है। आज डीजल और पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर 80 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ है। बिलासपुर से हमारे नुमाइंदे ने तफसीली जायजा लिया। यूक्रेन में भड़के युद्ध के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि निश्चित तौर पर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी होगी और कुछ वैसा ही हुआ कि सोमवार की देर रात को पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई। आम लोगों पर किस तरह का असर है जानते हैं हम उनसे। कुछ लोग यहाँ पर पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं। बताएं, पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर से वृद्धि कर दी गई है, क्या लगता है कितना असर पड़ेगा? क्या गाड़ी चलाना बंद करना पड़ेगा? देखिए भैया, ज़रूरत सबकी है, गाड़ी तो बंद नहीं होगी। बस ये है जो पैसे बचते थे वो अब बजट घर का भी गड़बड़ा रहा है और अपने पॉकेट का भी। बढ़ती हुई पेट्रोल के रेट के कारण हम आम जनता को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमको सब्जी महंगे मिल रहे हैं, ट्रांसपोर्ट में जो आ रहे हैं सामान वो भी महंगे हो गए हैं और आमदनी कुछ भी नहीं है। आमदनी कम होते जा रही है और अपना जो खर्चा है वो बढ़ते जा रहा है। तो सीधा सीधा पेट्रोल डीजल से रिलेटेड ही है। अगर पेट्रोल डीजल सस्ती होती है तो आम आदमी को राहत मिलेगी। आम जो सामान। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।